लॉकडाउन के तीसरे लॉकडाउन के अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। पहले भी प्रधानमंत्री जी की कई दौर की बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ हो चुकी है। जब भी प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई मुख्यमंत्रियों के साथ, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, प्रवासी मजदूर, गरीबों पर, स्वरोजगार पर, प्रशिक्षित बेरोजगार पर, रोजगार पर, राज्यों में मजदूरों के रोजगार पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह चर्चा जरूर हुई कि दुनिया की महामारियों के बीच में चाइना से जो बड़े बड़े फैक्ट्री पलायन करेंगे, क्या वो भारत की ओर आने का प्रयास करेगा? आप बड़ी कंपनियों को लाएं, मैं भी सहमत हूं, लेकिन श्रमिकों की जिंदगी को तबाह करके कैसे? उनके अधिकार को समाप्त कर कैसे? इस बीच में लगभग उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों ने श्रमिक के लगभग सारे अधिकार के कानून को खत्म कर दिया। आठ घंटे को 12 घंटे कर दिया गया। आज हम सुबह, कल आप उसको देखिएगा, ट्रॉमा सेंटर मजदूरों के बीच गए थे। एक कंपनी है जो बहुत बड़ी, अहलुवालिया कंपनी, जो एम्स को बनाती है, पुलिस के डरों और धौंस दिखाकर, आपको आश्चर्य होगा, 200 रुपये में 12 घंटा जबरन काम करवाने को बाध्य कर दिया। लोग परेशान हैं घर जाने के लिए। आपको आश्चर्य लगेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। यह गहरी चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। दुनिया हमें देख रही है। एक तरफ हम ढिंढोरे पीट रहे हैं कि मैं बाहर के लोगों को सेना के, नेवी जहाज से, इन चीजों से मिला रहा हूं। आज मदर्स डे भी है। मैं हर उस मां को जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिस मां ने हमें पाला, जिस मां ने हमें स्नेह और आशीर्वाद दी, और जिस मां ने करोड़ों मजदूर और करोड़ों निर्माण करने वाले को जन्म दिया, सबको बधाई। हर उस मां को जो ममता और करुणा से भरी है। मैं हर मां को प्रणाम करता हूं। मेरा पूरा समर्पण उस मां को जिनका सानिध्य, आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह एक बेटे और सेवक के रूप में हमें मिलता रहा है। हमारी मां ने जन्म दी, पालने वाली अनेक हाथ, बहुत प्यार से पाली। मैं फिर आना चाहूंगा
ढिंढोरे पीट रही है सरकार। लेकिन दुनिया जब देखती है कि जब हम मजदूरों के सवाल पर हम 2 महीनों से 49वां दिन है आज, प्लास्टिक का बोतल को काट करके पैर में चप्पल बना करके लोग 1500 किलोमीटर चल रहे हैं। पैर में फोका, कटा हुआ पैर, खून से लथपथ, बहुत ही जिंदगी तबाह, मुश्किल घड़ी। आंख में आंसू, बच्चों से मिलने का पागलपन। पहली बार एहसास हुआ लोगों को, चाहे अमीर हो या गरीब, घर क्या होता है, मां क्या होती है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, पत्नी क्या होती है, पति क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। हर लोगों को घर का एहसास हुआ। हर लोगों ने अपने को, अपनी जिंदगी को घर में सुरक्षित महसूस किया। प्रधानमंत्री जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हम भारत के निर्माण में कंपनियों को अधिक से अधिक सुविधा दें, और मैं चाहूंगा जब बिहार के निर्माण की बात आएगी तो मैं दुनिया में बिहार को बेहतर कम बनाने का मुहिम होगा मेरा। लेकिन एक सरकार बेहतर श्रमिक कानून ला सकती है, और खुद सरकार एक जिम्मेदारी का एहसास के साथ मजदूरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी समझकर उसके निर्माण में खड़ी हो सकती है। आप इस जिम्मेदारी को भूल गए। और आपने तय कर दिया जो मुनाफाखोर चाहेंगे वो तय होगा। 200 रुपया, 100 रुपया, मजदूरों के अब कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण है कि चारों तरफ मजदूर बंधक बने हुए हैं? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर का मैं संरक्षण करूंगा। मजदूर घबराए नहीं, मैं लॉकडाउन के बाद कोशिश करूंगा मजदूर को रोजगार मिले। 49 दिनों में मजदूरों की चिंता किसी मुनाफाखोरों ने, किसी कॉरपोरेट ने, किसी सरकार ने क्यों नहीं की? जब भूख से परेशान थे, लाठी चल रही थी, ठेकेदारों ने पैसा देना बंद कर दिया, लाइन में लग करके आधे पेट रोटी नहीं मिले, बच्चे तड़प रहे थे, मां रो रही थी, पिता भूख से परेशान था, कोई देखने वाला नहीं था, चारों तरफ कोरोना का डर था, भूख परेशान कर रहा था, और सारी सरकार बोझ समझती थी मजदूरों। अचानक सा ये मोहब्बत और यह प्रेम क्यों, यह अथाह सागर में क्यों बदल गया? क्यों ये गहरी चिंता? एक तरफ आप मजदूरों के सारे अधिकार और श्रमिक कानून को समाप्त कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कॉरपोरेट मुनाफाखोरों को सारी ताकत दे दिए, चौथी तरफ 8 घंटे को 12 घंटा कर दिए, हमारे सारे अधिकार खत्म हो गए। पांचवी तरफ जब मैं अपने घर, अपने राज्य जाकर अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता हूं तो आपको अपनी इकोनॉमी याद आ गई। जब मैं भूख से परेशान था तब आप चिंता नहीं कर रहे थे, जब हम पर लाठी चल रही थी तब आपकी चिंता नहीं थी, जब हम पैदल चल रहे थे तो आपकी चिंता नहीं थी, जब हम कट रहे थे, आत्महत्या हो रही थी तो आपकी चिंता नहीं थी। और आज कॉरपोरेट और मुनाफाखोरों के कहने पर आप हमारे ट्रेन को कैंसिल कर रहे हैं। मैं माना कि हमारे
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के नेता आदमखोर हैं, वो गंदे हैं, वो कायर हैं, कमजोर हैं, वो मौग हैं, वो हिजरे हैं, वो अपनी जुबान नहीं बोल सकते। माना मेरी वकालत करने वाला कोई नहीं बचा सिवाय खुद के मजदूर। बंबई का एक्स मुख्यमंत्री बात करता है उत्तर प्रदेश ट्रेन भेजने को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहता है कि मैं लाऊंगा, सब कहता है मैं लाऊंगा। मेरे यहां का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यह तस्करी करता है, मजदूरों का सौदा करता है। बिना क्वारंटाइन के आप जांच करते हो और फिर उसके घर में जाकर के क्वारंटाइन करते हो। बिहार का मुख्यमंत्री क्वारंटाइन जगह देख लीजिए, 2500 रुपया एक व्यक्ति, क्वारंटाइन पर कुछ नहीं, ना दवाई, ना बुखार की जांच की मशीन, ना डॉक्टर की टीम, ना सही खाना, ना स्वच्छता। बस आपका एक डर, एक खौफ, 2 आदमी 3 आदमी, आपको आना नहीं है, इसीलिए 21 दिन मजदूरों का 21 दिन और एक ढिढोरा पीटा जा रहा है। 40 आदमी 45 आदमी पॉजिटिव निकल गए। अरे वो मजदूर कहीं और होते तो तब भी पॉजिटिव होता। विदेश से जो लोग आ गए, ट्रंप जब बाराती लेकर के अहमदाबाद, दिल्ली और आगरा गए थे, तब सवाल खड़ा क्यों नहीं हुआ? जब 15 लाख लोग और अभी आप ला रहे हैं 4 लाख 14,000 16,000 18,000 लोगों को, क्या उसमें पॉजिटिव नहीं होंगे? क्या उसमें पॉजिटिव नहीं चाहिए? आप कोरोना वायरस आया बाहर से ना, मजदूरों में कोरोना वायरस गया कहां से? जो बाहर से आए वो, जहां पर कोरोना वायरस के में पॉजिटिव होगा वहां इलाज होगा। यह कौन सा सवाल है? इसके कारण क्या आप किसी को घर जाने या किसी को अपने राज्य जाने से रोकेंगे? जिस राज्य में पॉजिटिव होगा वहां इलाज होगा। एक अफवाह पैदा किया जा रहा है, संक्रमण। नीतीश कुमार जी, डर पैदा करना बंद कीजिए। मैं जानता हूं, मैंने कल भी कहा, कहां है राज्यसभा लोकसभा के सारे सांसद? कहां है एमएलए और विधान परिषद? कहां है 5-5 6-6 मंत्री? क्या वो पीयूष गोयल से बात नहीं कर सकते तो क्यों नहीं रिजाइन करते? क्यों आपके उप मुख्यमंत्री तस्करी करते हैं अपने मित्रों के लिए? कहां से स्पेशल ट्रेन आया? खगड़िया से 250 मजदूरों को जबरदस्ती भेजा गया तेलंगाना। क्या कारण है कि ट्रेन नहीं खुल रही? राजनीति आपके लोग करना शुरू करते हैं। आप क्यों मजदूरों के भीतर डर पैदा कर रहे हो? आप क्यों ट्रेन नहीं लगा रहे हो? आप यहां जांच कीजिए, दिल्ली सरकार से आग्रह कीजिए जांच करें। क्यों मंत्रियों की? उसमें मजदूरों के रोजगार पर, प्रवासी मजदूरों के सवालों पर चर्चा होगी। यह सवाल हमारा है किसी भी परिस्थितियों। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी आपने कानून बदल दी कोरोना वायरस के बीच में, लेकिन मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने जल्दीबाजी नहीं दिखाई। बार बार फायदा पहुंचाने में हमारी कोई जल्दीबाजी नहीं हुई, घर पहुंचाने में जल्दीबाजी नहीं हुई, लेकिन मजदूरों के अधिकार छीनने में हमने तुरंत जल्दीबाजी कर ली। ये समझ में हमें नहीं आया। नीति आयोग का आज बैठक हुआ था, कैबिनेट मीटिंग, सचिव गोवा और सभी राज्यों के सचिव, उसमें भी लॉकडाउन खोलने पर चर्चा हुई, लेकिन प्रवासी मजदूरों के अधिकार पर चर्चा नहीं हुई।
उसके रोजगार पर चर्चा नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आया आखिर क्यों। मैं एक सवाल जब मैं करता हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, और यह सवाल बिहार की जनता को समझना चाहिए कि कोरोना पॉजिटिव अब आप देख रहे हो कि कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर हैं। सोशल डिस्टेंस गरीबों के लिए कभी नहीं था, स्लम में नहीं था, मजदूरों के बीच नहीं था, 80% लोगों के बीच नहीं था। आज पहले से ज्यादा पॉजिटिव केस आ गए, लेकिन लोग बाजार जा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। आज सरकार इस पर गंभीर नहीं है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर के खेल क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। पिछले एक सप्ताह के दौरान जब देश में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही थी तो 30 अप्रैल को एक पत्र जारी हुआ जिसमें कोरोना संक्रमित को लेकर जो प्रोटोकॉल था उसको बदल दिया गया। उसमें 50% की कमी आ गई, हंगामा मचा, तो फिर उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। नीचे की तालिका दिया हुआ उसको पढ़िए। 4 मई को 1427 लोगों का टेस्ट हुआ जिसमें 35 कोरोना पॉजिटिव बिहार में निकले। 5 मई को अचानक टेस्ट घटकर 625 हो गया, 12 पॉजिटिव। 6 मई को 521, 7 पॉजिटिव। 7 मई को 597 टेस्ट, 6 पॉजिटिव। 8 मई को 609 टेस्ट, 14 पॉजिटिव। 9 मई को 1040 टेस्ट, 24 पॉजिटिव। मतलब कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या पूरी तौर पर टेस्ट पर निर्भर है। आप जितना टेस्ट करोगे मरीज उतना आपको दिखेगा। एक सप्ताह का रेशियो से आपको जरा फॉर्मूला बैठाइए, समझ में आ जाएगा कि बिहार में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और ऐसे में सावधानी हटी तो स्थिति कितनी भयानक होगी यह सवाल है। एक तरफ क्वारंटाइन का जगह जबरदस्ती, दूसरी तरफ जांच को सिर्फ कम दिखाने का खेल नीतीश बाबू का, सुशासन बाबू, सभी जगह से कम जांच। दूसरी तरफ 1000 का राग लपाने वाली बात खत्म, दाल वाली बात खत्म, पीडीएक्स वाली बात खत्म, खाने वाली बात खत्म। और मजदूरों को कॉरपोरेट के कहने पर बंधक की तैयारी पूरी तरह। कहीं से भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार तैयार नहीं है बिहार के मजदूरों को घर पहुंचाने की। इसके लिए क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? बिहार के बारे में कुछ बात समझ लीजिए। मैं नीतीश बाबू से जरा आप भी पूछिए, लौट रहे प्रवासी बिहारियों के रोजगार से जोड़ने के लिए क्या रोड मैप है? कृषि विभाग ने इन लोगों के रोजगार के लिए कुछ अभी तक नहीं सोचा। केला प्रसंस्करण, केला के तना के प्रसंस्करण कर कई तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 3000 से 5000 परिवार को आसानी से रोजगार मिल सकता है। इससे धागा तैयार कर कपड़ा सहित हस्तशिल्प काम कर सकते हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मखान, ईख, मक्का, आलू आधारित उद्योग पर हम लगभग मजदूर लौटे हुए मजदूरों को हम मिनिमम रोजगार दे सकते हैं। इस पर सरकार की कोई गारंटी नहीं, कोई मतलब नहीं। अब जब मैं सोचता हूं कि क्या होगा, और कभी कभी याद करता हूं महात्मा गांधी की उस चिल को कि आत्मा हमारी गांव में बसती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? शहरों को गांव में ले जाना होगा। यदि पलायन को रोकना है तो गांव का निर्माण करना होगा। यह सबसे बड़ा सवाल था। 70% लगभग आबादी कहां रहती? 6,28,221 गांव है पूरे भारत में, और ये गांव हमारी संस्कृति और गौरवशाली विरासत की प्रतीक है। अब बात समझनी होगी, लगभग गांव और शहरों की तुलना 5% आधारभूत संरचना भी नहीं है गांव में शहर से। तो पलायन के सबसे बड़े कारण सही अस्पताल नहीं, न्याय नहीं, सही बाजार नहीं, सही तरीके से रोड नहीं, सही तरीके से कॉलेजेस नहीं, स्कूल नहीं, बिजली नहीं। आप समझिए
क्यों हम शहर जाने लगे और आज हालात क्यों पैदा हुए, मजदूरों की स्थिति क्यों पैदा हुई। ग्लोबल विलेज की बात हम करते थे, अब तो ग्लोबल विलेज की कल्पना भी नहीं हो सकती जब हम अपने ही देश में गांव जाने के लिए आज परेशान हो गए। 49 दिनों में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपना गांव जा सकते हो ऐसे हालात में, तो दूसरे देश में ग्लोबल विलेज की बात हम कैसे कर सकते, और जाने की कभी सोच भी नहीं सकते। हम अपने ही देश में बंधक बना लिए गए। अब ये समझने की जरूरत है, एक इस गांव को हम सुंदर बना सकते हैं। आज एक क्वारंटाइन यदि गांव में हम स्कूल को में क्वारंटाइन जगह बनाए तो हम उस स्कूल को हमारे लेवल में ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा रंग पोत दिए, बेहतर बनाने की कोशिश किए। इस तरह अपने गांव को रिटर्न गिफ्ट देने की नियत से हम काम करें तो गांव सुंदर हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि घर का महत्व का एहसास करा दिया ये कुरान। बड़ा खास दुनिया भर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, हालात खराब है मजदूरों के, लाखों की संख्या में पैदल चल के चले, और आज थोड़ी बोरी ट्रेन की व्यवस्था शुरू हुई। इसलिए सवाल मैंने जवाब में एक ही बात आया था, घर ही सबसे सुरक्षित है। कैसे मिलेगी गांव पहुंचने वाले को रोटी, ये मैंने कई बार कहा। दूर मां बाप, घर बार, खेती जमीन सब छोड़कर चले गए थे, और आज लोगों के सवाल एक ही है, घर। दुनिया भर की सरकारों को बाजार खोलने पर मजबूर कर दिया, दुनिया भर में। और यह सवाल है, हमारे दैनिक उपयोग के सामान आधे से ज्यादा गांव में उपलब्ध है। जो नहीं उपलब्ध है वो रॉ मटेरियल गांव में ही पैदा होता है। एक और जहां खाने पीने की ज्यादातर सामान गांव में उपलब्ध है, वहीं कुछ सामान ऐसे भी हैं जो गांव में उपलब्ध नहीं है, जैसे शैम्पू, साबुन, किताबें, खेल, दवाएं इत्यादि। लेकिन उन्हें गांव में बनाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो मजदूर शहरों से गांव की ओर गए हैं उनमें से ज्यादातर इसी तरह के सामान बनाने की कंपनियों काम करते थे। ऐसे में यदि सरकारी योजनाएं, ग्राम उद्योग, MSME की योजना में यदि युवा प्रशिक्षण लेकर गांव में ही कुछ उत्पादन शुरू करें तो गांव आत्मनिर्भर बनेगी। साथ ही इसको हम शहर में तब्दील कर सकते हैं। गांव आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए 80 से 90% सामान हम गांव में बना सकते हैं और पलायन को हम रोक सकते हैं। गांव में पलायन करने के एक और सबसे बड़े कारण परंपरागत जातिगत, ये जाति व्यवस्था जो है ये बहुत डेंजरस है। आप देखे होंगे हरियाणा में खाप या अन्य देश बैकवर्ड फॉरवर्ड, सब हिंदी भाषी, नॉर्थ भाषी, मराठा, गुजराती, ये जो अन्यायपूर्ण क्रूर आदेश है कुछ चीज, यह भी मीना, गुज्जर, जाट, यह भी पलायन का एक बड़ा कारण है। हमें इसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें फर्क नहीं करना पड़ेगा। पलायन शब्द से नफरत होने लगा मुझे। इसीलिए मैं सबसे बड़ी बात आपको कहूंगा कि औद्योगिक शहरीकरण की पहली सीढ़ी आजादी के बाद भारत देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के इरादे से छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना के अभियान चलाया है, और ये सभी उद्योग शहर में लगाए गए, जिसके कारण ग्रामीण लोगों का पलायन हुआ। और आज सरकार को सबसे गहरी चिंता छोटे उद्योग को ग्रामीण में ले जाने की है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। शहर को ही हम डेवलप करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जिस तरीके से लगातार मजदूरों के सवाल पर हमले हो रहे, और जब आपको जरूरत पड़ी इकोनॉमी की तब आपने बाजार खोल दी और आपने जल्दीबाजी कर दी मजदूरों के कानून में, दुख पहुंचा। रोजगार पर कोई यूथ पर अब चर्चा नहीं कर रहे, किसान की चर्चा ही खत्म हो गई। पूरे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब चर्चा बंद कर दिया। इसीलिए अपने प्रदेश में लौटाने के लिए भ्रष्ट राजा, दुष्ट वजीर
भ्रष्ट राजा दुष्ट वजीर, भोला मजदूर बना फकीर। ये मैं अपील करता हूं आप सबसे हाथ जोड़कर, मंगलवार को 10 बजे देश भर से अपील करते हैं हम, इन दोगले तेगले नेताओं की जो नीयत है वह गरीब मजदूर मेहनत कश लोगों के प्रति सही नहीं है, बेरोजगार युवाओं के प्रति सही नहीं है, संवेदनहीन है। ये अनाथ समझते हैं, हमें बंधुआ मजदूर बना दिया। मैं इसीलिए हमारे मजदूरों को वापस लाओ, इसके लिए यदि आप ताली बजा सकते हैं, आप यदि घंटी बजा सकते हैं, तो क्या अपने मजदूरों के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं? अपने भाइयों के लिए जो हमारी जिंदगी का निर्माण करता है, युवा संघर्ष मजदूर, बिहार मजदूर संघर्ष मार्च, ये है, ये इसको देखिए, ये है भ्रष्ट राजा दुष्ट वजीर, भोला मजदूर बना फकीर। ये है, आप देखे होंगे क्या बोल रहे हैं लोग। मैं आपसे आग्रह करता हूं इस शोषण के खिलाफ आप मंगलवार को 10 बजे तख्ती में अपने घर के सामने, छत पर, चौक पर, मजदूरों के बीच, अपने लोगों के बीच आप इसको अवेयरनेस करिए, सोशल मीडिया सबके द्वारा। दिल्ली में अन्य जगहों पर जहां भी मजदूर भाई हैं, आप आवाज बुलंद करिए इस बिहार सरकार और केंद्र के खिलाफ कि आप हमें घर पहुंचाओ। आप बंधक मत रखो, हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, और श्रमिक कानून जो मेरे अधिकार को छीने हो उसको वापस करो। इस आवाज के साथ मैं हाथ जोड़ता हूं। एक तरफ यह आवाज, दूसरी तरफ जो क्वारंटाइन जगह है, जहां भी बिहार में, उसकी फोटो खींच करके भेजिए उसकी बदहाली को, कि किस तरीके से मजदूरों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार। सिर्फ मजदूर ना लौटे इसके लिए यह साजिश है नीतीश की सरकार की, यह दोगली सरकार की, यह तेगली सरकार की, यह गंदी सरकार की, यह सेंसलेस सरकार की, कि मजदूर परेशान हो जाए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप मंगलवार को 10 बजे, फिर मैं आग्रह करता हूं मंगलवार को 10 बजे जो जहां है सभी जगह मैं अपने अध्यक्ष युवा शक्ति ग्रीन ब्रिगेड, पप्पू ब्रिगेड युवा शक्ति, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, और अन्य मजदूर संगठनों से भी, सभी लोगों से, कि आप नायक बन करके मजदूरों की आवाज बने। मजदूर और युवाओं को घर वापस भेजने के लिए आप 10 तारीख मंगलवार को बाद, आप 12 तारीख को मंगलवार 10 बजे दिन में आप तख्ती लेकर सोशल मीडिया के द्वारा पूरी देश की आवाज बने, या मैं आपसे आग्रह करूंगा। पुनः एक बार मैं आपको हमेशा भेजता हूं कि दिल्ली की क्या स्थिति है। दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा लोकसभा के 500-700 से ज्यादा, 700 के लगभग एमपी एमएलए, और उसके बाद किसी के पास खाना और किसी के पास जिंदगी नहीं बची। सोचिएगा, इतनी बड़ी तादाद और ताकत, इतने बड़े पूंजीपति, और हमारे 17 से 20 लाख मजदूर और गरीबों को, 35 लाख लोगों को खाना देने की औकात नहीं हो, वह देश है या क्या? यही सवाल है पप्पू यादव का, आपका सेवक का, आपके बेटा का। पुनः एक बार 12 तारीख 10 बजे दिन आवाज इस दुष्टों के खिलाफ उठाने के लिए आपसे अपील करता हूं। और क्वारंटाइन जहां पर भी है उसका फोटो आप हमारे साथ शेयर करिए, और दिल्ली और जहां पर लोग भूखे हैं, पप्पू ब्रिगेड और युवा शक्ति सेवा दल के साथ खाना पहुंचाने का आप बिहार के हीरो और बिहार का नायक बनिए, यही मैं आपसे अपील करते हुए पुनः हर मां को पप्पू का समर्पण मैं अपने आप को आपके चरण में समर्पित करते हुए पुनः एक बार आपके आशीर्वाद और सहयोग की उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।